नमस्कार। वीरों की गाथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली भारत की राजधानी। दिल्ली एक ऐसा शहर जिसने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेले। महाभारत के समय दिल्ली हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये नाम काल के प्रवाह में कहीं विलुप्त हो गए। दिल्ली इस नाम का सबसे पहला उल्लेख हमें आमिर खुसरो की पंक्तियों में मिलता है। पश्चिम दिशा से जो लोग व्यवसाय करने भारत आते थे, उनको पूरब में जाने के लिए बड़ी यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब भारी बरसात का समय रहता था, तो वो 3-4 महीने नदी पार नहीं कर पाते थे और यमुना के तट पर ही अपनी बस्ती बसाते थे। दिल्ली में व्यापार व्यवसाय की बरकत आने का यह एक प्रमुख कारण था। जिसकी दिल्ली उसका हिंदुस्तान, ये उस वक्त का समीकरण आज भी लागू होता है। इस शहर ने बहुत सारे शासक देखे। जैसे राजा महाराजाओं ने दिल्ली पर राज किया, वैसे गुलामों ने भी दिल्ली पर राज किया। पश्चिम और उत्तर से आए हुए बहुत सारे शासकों का अंत उनके अपनों ने ही पीठ में खंजीर मारकर किया। कुछ फांसी पर चढ़ गए, तो कुछ गंभीर रूप से बीमार होकर अपनी जान गंवा बैठे। यमुना का पानी बहुत बार लाल हो चुका। सैनिकों के लाशों के ढेर बहुत बार इस नगरी ने देखे। सत्ता का उपभोग और धन की लालसा के कारण इस शहर पर बार बार विदेशी आक्रमण हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद यमुना तट पर यह शहर बार बार खिलता रहा। भारत की धन संपदा लूटने के लिए बहुत सारे राज्यकर्ताओं ने इस देश पर आक्रमण किया। ये सब उत्तर दिशा से पहले खैबर दर्रा में आते थे। खैबर दर्रा यानी खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर स्थित है। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा है। अब यहाँ सड़क बनवाई है। खैबर दर्रा के बाद ये पानीपत आते थे और फिर बाद में दिल्ली। सिकंदर, बाबर, चंगेज खान, शक, पल्लव, जितने भी आक्रमण भारत पर हुए, वो सब इसी रास्ते पे चलकर आए थे। 1192 के बाद दिल्ली पर विदेशी शासकों की सत्ता आ गई। उनमें से कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे, कुछ रक्त पिपासु तो कुछ रंगील। तो आज हम बात करेंगे उन राज्यकर्ताओं की जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद घुरी के बारे में। इसने 1192 से लेके 1206 तक दिल्ली पर राज किया। घुरी के पहले पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर राज था। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू राजा थे, जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे। उनके माता का नाम कपूरी देवी और पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। पृथ्वीराज का सैन्य बल बहुत भारी था। निश्चित रूप से उसके पास कितना सैन्य बल था, इस विषय को लेकर इतिहास अभ्यासकों के बीच मतांतर दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके पास 10 लाख पैदल सैनिक, 7 लाख धनुर्धर, 3 लाख घुड़सवार और 1000 हाथी थे। पृथ्वीराज को कनौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से शादी करनी थी। संयोगिता ने भी अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया था, लेकिन जयचंद ने जब संयोगिता का स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर में उसने पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि स्वयंवर के दिन पृथ्वीराज संयोगिता को भगाकर ले गया। इस वजह से संयोगिता का पिता जयचंद बहुत क्रोधित हुआ और उस क्रोध में उसने मोहम्मद घोरी को भारत पर आक्रमण करने को बुलाया। पृथ्वीराज ने 7 बार मोहम्मद घोरी का पराभव किया था, लेकिन हर पराभव के बाद वो उसे छोड़ देता था। संयोगिता के साथ शादी होने के बाद पृथ्वीराज पहले जैसा अपनी सेना और राज्य पर ध्यान नहीं दे पाता था, और वही दूसरी तरफ मोहम्मद घुरी हमेशा इसी विचार में रहता था कि पृथ्वीराज से कैसा बदला लिया जाए। उसके हेर दिल्ली की छोटी से छोटी जानकारी उसके पास पहुंचाते थे। इसका नतीजा यह निकला कि 1192 में कुरुक्षेत्र के पास स्थित तरूरी में पृथ्वीराज और मोहम्मद घुरी के बीच जो लड़ाई हुई, उसमें कपट का सहारा लेकर मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज का पराभव किया और उसके बाद दिल्ली पर विदेशी मुगलों ने राज करना शुरू किया। दिल्ली जीतने के बाद मोहम्मद घुरी ने संयोगिता के पिता का राज्य कनौज पर भी हमला किया और वो शहर भी लूट लिया। पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। उस कहानी के अनुसार मोहम्मद घुरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी शहर ले गया। ये शहर अफगानिस्तान में स्थित है। उधर ले जाने के बाद पृथ्वीराज की आंखें निकाली गई और उसे कैद में रखा गया। पृथ्वीराज के पीछे उसका मित्र चंद्रवरदाई भी गजनी पहुंचा। उधर चंद्रवरदाई ने घुरी का भरोसा जीत लिया और घुरी को तीरंदाजी की प्रतियोगिता लेने को कहा। पृथ्वीराज सिर्फ आवाज सुनकर तीर चलाने में बहुत निपुण था। उस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज भी शामिल था।
घुरी एक ऊंचे आसन पर बैठा था। अंधा पृथ्वीराज जब मैदान में आ गया तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को सुनाई दे इस आवाज में एक दोहा कहा, और वो दोहा ये था कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। 24 गज यानी 1 गज मतलब 1 यार्ड होता है, तो तकरीबन मोहम्मद घुरी की दूरी पृथ्वीराज से 24 मीटर से ज्यादा थी। दोहा सुनते ही मोहम्मद घुरी की आवाज सुनकर पृथ्वीराज ने तीर चलाया और घुरी का गला छेद लिया। लेकिन इस कहानी का इतिहास में पुख्ता सबूत नहीं मिलते। इतिहास बताता है पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 में हो गई और घुरी की मृत्यु 1206 में हुई। घुरी 1206 में दिल्ली की सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी जा रहा था। वापस जाते समय 15 मार्च 1206 में पाकिस्तान के सोहावा गांव के पास शाम को नमाज पढ़ते वक्त उसकी हत्या हो गई। मोहम्मद घुरी को कोई संतान नहीं थी। घुरी के बाद दिल्ली पर गुलामों ने राज करना शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक घुरी ने बाजार से खरीदा हुआ एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण किया। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण वो पूरी तरह से कर नहीं पाया। उसका आधा बचा हुआ काम उसका दामाद अलमत शाह ने किया। चौगुना खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। चौगुना मतलब पोलो जैसा एक खेल था जो उस वक्त के राजा महाराजा खेला करते थे। लाहौर के अनारकली बाजार के पास इसे दफनाया गया। घुरी के बाद इसने सिर्फ 4 साल दिल्ली पर राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद अलमत शाह दिल्ली के तख्त पर आ गया। यह अलमत शाह भी गुलामों के बाजार में खरीदा हुआ एक गुलाम था। अलमत शाह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने सल्तनत कालीन चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया। भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय इसे दिया जाता है। ये मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इसने ही किया था। कहा जाता है उसने दिल्ली में एक विद्यालय भी स्थापन किया था। प्रजा के प्रति इसका व्यवहार अच्छा रहा। 1236 में बुढ़ापे की वजह से इसकी मौत हो गई। अलमत शाह के बाद राज सत्ता बदली नहीं, लेकिन पूर्वापर जो प्रथा चल रही थी वो बदल गई। राजा की मृत्यु होने के बाद उसके बड़े बेटे ने राज सिंहासन पर बैठने की जो प्रथा थी उसे अलमत शाह ने छेद दिया। उसने अपनी बड़ी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। रजिया दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक थी। रजिया को हमेशा दरबारी उमराव और अपने सौतेली माँ के विरुद्ध लड़ना पड़ा। 1240 में उसकी मौत भी अपने सौतेले भाई बहराम शाह के खिलाफ लड़ते हो गई। रजिया ने दिल्ली पर 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया के बाद बलबन ने दिल्ली की सत्ता हाथ में ली। बलबन गुलाम घराने का आखिरी शासक था। इसने दिल्ली पर 1266 से 1286 तक राज किया। बलबन के बाद गुलाम घराने की सत्ता खत्म हुई और खिलजी घराने की सत्ता का प्रारंभ हुआ। बलबन के बाद आया जलालुद्दीन खिलजी। बलबन के पोते का खून कर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था। इसने दिल्ली पर 1290 से लेके 1296 तक राज किया। 1296 में इसका खून इसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी विंध्य पर्वतराशि पार करके दक्षिण भारत में कदम रखने वाला पहला विदेशी शत्रु था। 1296 से लेकर शिवाजी महाराज का जन्म होने तक 300 साढ़े 300 साल दक्षिण भारतीय जनता पर इन क्रूर कर्माओं ने बहुत सारे अत्याचार किए। बहुत सारे जोहर इन 300 साढ़े 300 साल में हो गए। बहुत सारे हिंदू राजाओं को मौत के घाट उतारा गया। अपने चाचा जलालुद्दीन के साथ रहकर इसने राजनीति सीखी थी। अलाउद्दीन को किसी भी हाल में दिल्ली की सल्तनत चाहिए थी और उसके लिए जो धन लगने वाला था वो हासिल करने के लिए इसने दक्षिण भारत में कदम रखा था। देवगिरी में आकर इसने यादव राजाओं को हराया और अपने साथ 28,000 किलो सोना, 40,000 किलो चांदी, 2 किलो रत्न और 280 किलो मोती लेकर वापस दिल्ली चला गया। लूट की दौलत देखने के लिए इसने अपने चाचा जलालुद्दीन को एक महल में बुलाया और उधर पीठ में खंजर मारकर उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन की कहानी रानी पद्मिनी की कहानी सुनाए बगैर अधूरी रह जाएगी। यह कहानी भारतीय नारियों के आत्मसम्मान और आत्मसमर्पण की कहानी है। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी बहुत सुंदर थी। ऐसे कहा जाता है कि रतन सिंह ने उसके दरबार में कवि राघव का अपमान किया। उस अपमान का बदला लेने के लिए राघव अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और रानी पद्मिनी के सौंदर्य की तारीफ की। उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। रतन सिंह को छल से कैद किया
और उसके बदले में रानी पद्मिनी की मांग की। दूसरे दिन चित्तौड़ के किले से बहुत सारी सजाई हुई डोलियां बाहर निकली। अलाउद्दीन खिलजी खुश हुआ, उसे लगा रानी पद्मिनी आ रही है। जब उसने डोली के पर्दे खोले तो अंदर से शस्त्रधारी सैनिक बाहर निकले और राजा रतन सिंह को छुड़ाकर वापस किले में ले गए। राजा रतन सिंह वीरता दिखाते हुए उनके खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन अब किले पर खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। जब अंतिम समय आया तो सब सैनिक केसरी रंग के कपड़े पहनकर जीतेंगे या मरेंगे इस निश्चय से बाहर निकले और रानी पद्मिनी के साथ बाकी सारी स्त्रियों ने जोहर किया। खिलजी जब किले के अंदर पहुंचा तो मिली स्त्रियों की जली हुई रक्षा। भारतीय इतिहास में अपने आत्म बलिदान और आत्मसम्मान के साथ रानी पद्मिनी अमर हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी घराने का अंत हुआ और तुगलक घराने ने दिल्ली पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली अपने कब्जे में ली। इसने 1320 से लेकर 1325 तक दिल्ली पर राज किया। इसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इसने एक न्याय विभाग का निर्माण किया था। यह दानी स्वभाव का होने के साथ जन कल्याण में दिलचस्पी रखता था। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। बंगाल अभियान से लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई। 1325 में मोहम्मद तुगलक दिल्ली के सल्तनत पर आ गया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, कलाप्रेमी सेनापति था। वह अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। खगोलशास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। ये एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। गंभीर रूप से बीमार होकर 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सल्तनत पर आ गया। इसने 1391 से लेकर 1388 तक दिल्ली पर राज किया। ये तुगलक घराने का आखिरी शासक था। इसके बाद सैयद घराने का अमल शुरू हुआ। 1399 में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। ये एक क्रूर शासक था। वह अपने बाप के बाद 1369 में समरकंद का शासक बना। उसके बाद उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। ये जहां भी जाता था वहां के पुरुषों का कत्ल कर देता था और स्त्रियों बच्चों को बंदी बनाकर उन पर अत्याचार करता था। तुगलक को हराकर इसने दिल्ली जीत ली, लेकिन दिल्ली पर शासन नहीं किया। इसने खिजर खान सैयद को दिल्ली का सुल्तान बनाया और वापस समरकंद लौट गया। सैयद घराने के बाद लोधी घराने ने दिल्ली का तख्त हासिल किया। इन्होंने दिल्ली पर 1451 से लेकर 1526 तक राज किया। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम खान लोधी और बाबर के बीच पहला पानीपत युद्ध हुआ, जिसमें लोधी की हार हो गई। बाबर आने के बाद हिंदुस्तान का पूरा इतिहास बदल गया। तो ये थे वो अलग अलग घराने जिन्होंने दिल्ली पर 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक राज किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक ऐसे योद्धे के साथ जिसके आगे सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह अकबर ने भी घुटने टेक दिए थे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।